फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। हम लोग अपने आज 7th क्लास में हैं। ओके, लास्ट मोटिवेशन लेक्चर के बाद ही अपना नेक्स्ट क्लास होगा। हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कर रहे थे। ठीक है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के सारे कॉन्सेप्ट्स आज की क्लास में क्लियर हो जाएंगे। मैं आपको पूरा क्लास लेके जितने बचे हुए कॉन्सेप्ट्स हैं सब बहुत अच्छे से समझा दूंगा। क्योंकि एक सेकेंड, जस्ट होल्ड ऑन। हाँ, तो जो भी बचे हुए क्लासेस मतलब बचे हुए कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं इसी क्लास में आपके पूरे के पूरे कंप्लीट कर दूंगा, जिससे नेक्स्ट क्लास सोली हम लोग डेडिकेट करेंगे हर कॉन्सेप्ट्स के ऊपर सम्स करने के लिए। ठीक है, मैं कुछ सम्स क्लास में करूंगा, बाकी सम्स मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में जितने सम्स है सब दे दूंगा। आप करिए उनको सॉल्व। आपको जो प्रॉब्लम्स होंगी वो आप मेरे साथ ईमेल पे, टेलीग्राम पे, कहीं पे भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको तुरंत से तुरंत रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर मान लीजिए कि मेरा ग्रॉस जो मेरा म्युनिसिपल वैल्यू है वो 85 है, और जो फेयर रेंट है वो 80 है, और जो स्टैंडर्ड रेंट है वो 0 है, तो एक्सपेक्टेड रेंट कितना होगा। एक्सपेक्टेड रेंट इस केस में 0 होगा, बिकॉज जो भी दोनों में हायर है कैन नॉट एक्सीड एक्सपेक्टेड रेंट। ठीक है, अच्छा, अब लास्ट डे के कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा ब्रश अप करते हुए स्टार्ट। टुडे इज आवर क्लास नंबर 7। ओके, लेट्स सी। 7th 8th क्लास तक हम लोग के 2 टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे। ऑलमोस्ट हम लोग ने 15 मार्क्स का सिलेबस कर लिया होगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। आज पहले लास्ट डे का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। जस्ट खाली ये एक बार मैं ब्रश अप करा दूं आपको वापस से। ठीक है, हम लोग ने क्या सीखा था। हाउस प्रॉपर्टी 3 तरह की होती है। एक होती है सेल्फ ऑक्यूपाइड, जिसमें हम लोग खुद रह रहे होते हैं। एक होती है लेट आउट, जो हमने दूसरे को दे रखी होती है। एक होती है डीम टू बी लेट आउट, मतलब जो एक्चुअली में जहां पे कोई रह नहीं रहा। ठीक है, पर क्योंकि एक्ट में एज पर न्यू अमेंडमेंट 2019 एक्ट वी कैन टेक ओनली 2 हाउस प्रॉपर्टीज एज सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो द थर्ड वन इज डीम टू बी लेट आउट। मतलब गवर्नमेंट ऐसा अज्यूम कर लेगा कि आपने उस प्रॉपर्टी को रेंट पे दिया। सर वो लोग क्या रेंटल अज्यूम करेंगे, ये जो फेयर रेंट है ना, वो लोग यही अज्यूम करेंगे। ठीक है, कि इतने रेंट पे आपने ये प्रॉपर्टी दे दी होगी, क्योंकि सिमिलर लोकेलिटी में, सेम लोकेलिटी में जो सिमिलर प्रॉपर्टी होगा उसका रेंट तो हमें ऑलरेडी पता होगा। सेम रेंट आपकी भी प्रॉपर्टी से चार्ज कर लेंगे, और उस अज्यूम्ड रेंट पे, क्योंकि डीम्ड वर्ड लिखा है, आपको टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा ऑन इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये बेसिकली डीमिंग फिक्शन है। ठीक है, एक्चुअली में जैसे मान लीजिए आपके पास 3 घर होंगे, 2 को आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड क्लेम कर लिया होगा, एक घर बंद पड़ा होगा, वहां कोई रह नहीं रहा होगा, पर गवर्नमेंट ऐसा अज्यूम करेगा कि उसको आपने लेट आउट कर दिया और आपको इतनी इतनी सोर्स रेंटल इनकम हो रही है। जैसे मान लीजिए सेम लोकेलिटी में उस तरह की प्रॉपर्टी का दाम है 9,000 पर मंथ, तो गवर्नमेंट अज्यूम कर लेगा कि 9 × 12 आपको वहां से इनकम हो रही है, और उस पे जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी टैक्स बनता है स्लैब रेट में डाल के, वो आपसे वो गवर्नमेंट वसूल कर लेगा। हमारे बच्चों, आइए, तो हम लोग ने लास्ट डे क्या पढ़ा था। म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में जो हायर होता है, नॉट एक्सीडिंग स्टैंडर्ड रेंट, इन दोनों में बड़ा बट स्टैंडर्ड रेंट से बड़ा नहीं होना चाहिए, वो होता है एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट में जो बड़ा होता है वो होता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। उससे हम लोग म्युनिसिपल टैक्स लेस करते हैं। म्युनिसिपल टैक्स इज अ परसेंटेज ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू, या तो परसेंटेज में दिया होगा या तो अमाउंट में दिया होगा। बच्चों, लेस कब करना है, जब वो एक्चुअली पेड होगा। आउटस्टैंडिंग वाले को इस बार पेमेंट किया, लेस करने मिलेगा, लेकिन अगर एडवांस को इस बार पेमेंट किए कर दिया, मतलब आने वाले साल का भी पेमेंट कर दिया, वो लेस करने नहीं मिलेगा हमें। उसके बाद इससे आ जाएगा नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू से एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा आपको 30% का। क्यों? क्योंकि घर से रिलेटेड बाकी जो भी एक्सपेंडिचर होंगे, लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल, रिपेयर मेंटेनेंस, इंटीरियर डिजाइनिंग, ये सब का आपको कोई एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं होगा इनकम फ्रॉम एचपी। आपको पॉइंट ब्लैंक 30% माफ मिल जाएगा आपके एनएवी के वैल्यू का। सर 30% माफ करने से फायदा क्या होगा? अगर आप 30% माइनस किए तो आपका टोटल टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगा ना। सिंपल कैलकुलेशन, मान लीजिए यहाँ पे 10 था, और अगर आपको 30% यहाँ पे नहीं मिलता तो नीचे आपका इनकम कितना टैक्सेबल होता है? 10। और अगर 30% माफ हो गया तो कितना टैक्सेबल होगा? 7। फिर हम लोग ने इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में लास्ट डे बातें की थी कि इंटरेस्ट ऑन लोन 2 केस में होता है। लेट आउट प्रॉपर्टी में कितना भी इंटरेस्ट ऑन लोन आप माइनस कर सकते हैं, जितना आपको बैंक चार्ज करता है उतना पूरा माइनस कर सकते हैं।
लेकिन जब सेल्फ ऑक्यूपाइड होता है तो याद है 3 लिमिट होने से 2 लाख तक माइनस होता था। लोन शुड बी टेकन आफ्टर 1/4/1999। लोन taken should be used for construction or purchase of house property. The construction or purchase should be completed within 5 years. आज हम लोग उसको प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। विदिन 5 years के अंदर हुआ तो फिर वो आप उतना कर किया तो मैक्सिमम आप कितना ले सकते हैं, 2 लाख मैक्सिमम। सर अगर मेरा कैलकुलेशन से इंटरेस्ट कैलकुलेट किया उससे 2 लाख से कम आया, सर इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी, प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। बचपन में करते थे ना सर, 2 लाख रुपए पे 10% इंटरेस्ट तो 2 लाख इंटू 10 इंटू 1 ईयर डिवाइड बाय 100 आपका परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। P इंटू आर इंटू टी सिंपल। अब वो एलिमेंट्री स्कूल कैलकुलेशन है, वो तो करने का, वो तो अब आपके लिए कैलकुलेटर कर देगा, उतने बड़े तो आप हो गए, ठीक है। और जो बच्चों को वो नहीं आता वो लिख के कर सकते हैं P इंटू आर इंटू टी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप अगर इन तीनों में से कोई भी कंडीशन पूरा नहीं हुआ तो आपको इंटरेस्ट ऑन लोन मैक्सिमम कितना मिलेगा, 30,000। एग्जाम में आपको वो लिमिट चेक कब करनी है, एक सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए, दूसरा जो आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है वो 30,000 से ज्यादा होना चाहिए। अगर वो इंटरेस्ट 30,000 से कम है तो आपको चेक करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। आइए, और इसके बाद आपका नीचे आ जाएगा इनकम फ्रॉम एचपी। तो ये तो लास्ट डे का रिवीजन हो गया। अब हम लोग अपने आज के टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। अपने आज के टॉपिक पे चलते हैं, देखते हैं हमारा आज का टॉपिक क्या है। आज का हमारा टॉपिक है प्री कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन इंटरेस्ट, ठीक है। प्री कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन इंटरेस्ट। अच्छा, लॉजिक समझिएगा, ठीक है। आप एक बैंक से लोन लेते हो, ठीक है। लोन लेते हो आप 2 पर्पस के लिए। होम लोन जो लेते हो, या तो आप बना बनाया घर खरीदोगे, ठीक है, या आप खुद घर कंस्ट्रक्ट करोगे, ठीक है। एक बात मेरे को बताना, जो भी करोगे टाइम तो लगेगा, जो भी करोगे टाइम तो लगेगा। मान लो तुमने घर लिया, कंस्ट्रक्ट करने में 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, कभी कभार 5 साल भी लगते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कितना बड़ा घर लिया आपने, ठीक है। कभी कभी 10-15 साल भी लग जाते हैं। और सिमिलरली अगर आप परचेस कर रहे हो तो बहुत आसान है कि आप 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, या कभी कभार अच्छा घर खोजना भी तो पड़ता है तो 1 साल, 2 साल भी लग सकता है। मेरे कहने की बात क्या है, लोन पे इंटरेस्ट तो बैंक उसी दिन से चार्ज करना शुरू कर देगा बच्चा जिस दिन से आपने लोन लिया। लोन पे इंटरेस्ट तो बैंक उसी दिन से चार्ज करना शुरू कर देगा जिस दिन से आपने लोन लिया। पर इनकम फ्रॉम एचपी आप कब निकालना शुरू करोगे? इनकम फ्रॉम एचपी आप किस साल में निकालना शुरू करोगे? जिस साल में वो हाउस प्रॉपर्टी बन के रेडी हो जाए, जिस साल में वो हाउस प्रॉपर्टी बन के रेडी हो जाए। अब बन के रेडी होगा तो 2 ही केस होंगे, या तो आप उसको सेल्फ ऑक्यूपाई कर रहे होगे, खुद रह रहे होगे वहां पे, ठीक है, या क्या कर रहे होगे, या किसी और को लेट आउट कर रहे होगे। दोनों केस में इनकम फ्रॉम एचपी तो निकलेगा ही सर, है ना। दोनों केस में इनकम फ्रॉम एचपी तो निकलेगा ही। सर मान लीजिए हम लोग प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ठीक है, चलो आपने सेल्फ ऑक्यूपाई किया, उस केस में भी इनकम फ्रॉम एचपी निकलेगा। सर कैसे? उसमें तो जीएवी नील होता है, पर आपको इंटरेस्ट ऑन लोन तो फिर भी माइनस करने मिलेगा, उसमें आपका नेगेटिव इनकम मिलेगा। नेगेटिव इनकम विल रिजल्ट इन टैक्स सेविंग्स, ये हम लोग आगे देखेंगे कैसे। नेगेटिव इनकम विल रिजल्ट इन टैक्स सेविंग्स, क्यों? क्योंकि वो किसी पॉजिटिव इनकम के साथ एडजस्ट हो जाएगा, किसी पॉजिटिव इनकम के साथ वो एडजस्ट हो जाएगा। वो सीखेंगे अपने सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड वाले चैप्टर में, तब तक आप बने रहिएगा, हम लोग वो आगे सीखेंगे। अब हमारी बात क्या है, एक बात आती है दिमाग में कि सर सोचिए मैंने लोन लिया जनवरी 1 को, ठीक है, या फाइनेंशियल ईयर इजी कर देते हैं, मैंने लोन लिया 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 2020 को, और सर मेरे को घर कंस्ट्रक्ट करने में लग गए 5 साल या 6 साल, ठीक है। अभी इसको वो 2 लाख वाले से रिलेट करने की कोशिश मत करना, वो अमाउंट है, कितना अलाउड होगा, अभी कैसे कैलकुलेट होता है इंटरेस्ट में वो सिखा रहा हूं, तो रिलेट करने की कोशिश मत करना, ठीक है। वो मैं रिलेट बाद में मैं करवा दूंगा। सर 6 साल लग गए मेरे को, तो 6 साल लगे तो आपको कंस्ट्रक्ट करने में कितना टाइम लग गया? 20 से 21 2021 21 22 22 23 23 24
24-25 और 25-26 तक आपका प्रॉपर्टी बन के रेडी हो जाएगा। तो सर एकदम सिंप्लिसिटी के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि 1 अप्रैल को ही आपका प्रॉपर्टी बन के रेडी हो गया। ईयर चल रहा है 25-26 और 1 अप्रैल को ही आपका प्रॉपर्टी रेडी हो गया। सर मैंने बोला वाह सर शाबाश, प्रॉपर्टी तो रेडी हो गया, आप तो घर में रहेंगे, स्विमिंग पूल में नहाएंगे, ठीक है, तो एचपी भी तो निकालेंगे, अब तो इनकम फ्रॉम एचपी, तुम्हारा प्रॉपर्टी रेडी हो गया तो गवर्नमेंट भी तो खड़ा रहेगा, हमको टैक्स दो। तो सपोज आपने 1/4 से ही प्रॉपर्टी उठा के लेट आउट में लगा दिया, प्रॉपर्टी बन के रेडी हुआ, आपने प्रॉपर्टी उठा के रेंटल में दे दिया 1/4/2025 में। अब सोचने वाली बात है कि आपकी प्रॉपर्टी को लगे हैं, ठीक है, नहीं एक्चुअली 25-26 में कंप्लीट हुआ ना, तो 1/4/26 हुआ, तो आपको प्रॉपर्टी आपने रेंट पे लगा दिया 1/4/26 में, ठीक है, 1/4/2026। अब सोचने वाली बात यह है कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो तो आपने सभी ईयर का पेमेंट किया होगा, स्टार्टिंग से लेके इंटरेस्ट ऑन लोन तो सभी ईयर का पेमेंट हुआ होगा। बैंक थोड़ी ना ये वेट करेगा कि आपका घर पहले बन के रेडी हो जाए फिर लोन पे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। बैंक तो आपसे रेगुलरली इंटरेस्ट ले रहा है। बैंक ने 2021 में भी इंटरेस्ट लिया होगा, 21-22 में भी इंटरेस्ट लिया होगा, हर साल लिया होगा। तो अब असेसी के मन में एक क्वेश्चन है, जो असेसी है वो पूछ रहा है कि सर मैंने घर के लिए लोन लिया, घर पे इंटरेस्ट चुकाया, आप लोग घर की इनकम पे टैक्स लोगे, तो कायदे से वो इंटरेस्ट भी तो हमको देना चाहिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला सही बात है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक प्रोविजन निकाला, ठीक है, यहां से मैं आपको यह भी समझाऊंगा क्यों इंटरेस्ट अक्रूवल बेसिस पे होता है और म्युनिसिपल टैक्स कैश बेसिस पे होता है, वो भी मैं समझा दूंगा। यहां से थोड़ा सा धैर्य लगा के सुनिए ध्यान से, ठीक है। तो इनकम टैक्स ने बोला चलो एक प्रोविजन निकालते हैं आपके लिए, आपका जितना भी प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड होगा ना, या प्री एक्विजिशन पीरियड होगा, व्हाई आई एम सेइंग प्री टू व्हाट, प्री हैज टू बी बिफोर समथिंग, राइट, बिफोर कंस्ट्रक्शन या बिफोर एक्विजिशन, मतलब हमारे केस में 1/4/26 के पहले, ठीक है, 1/4/26 के पहले जो भी प्री पीरियड होगा आपका टोटल इंटरेस्ट हम आपको 5 इंस्टॉलमेंट में अलाउड कर देंगे। लाइक सपोज टोटल 6 साल का इंटरेस्ट मिला के मेरा 6 लाख रुपए था, ठीक है, गवर्नमेंट बोलता है 6 लाख डिवाइड बाय 5, ठीक है, आई विल अलाउ यू इट इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर जहां से आप इनकम फ्रॉम एचपी निकालना शुरू करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर जहां से आप इनकम फ्रॉम एचपी निकालना स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब 26-27 ऑनवर्ड्स गवर्नमेंट मेरे को 5 साल तक वो अमाउंट को इक्वली माइनस करने देगा। अगर आप सिंप्लिसिटी के लिए और समझना चाहते हो, मान लो आपका 5 लाख रुपए का अमाउंट है, ठीक है, और आपने 5 से डिवाइड किया, 1 लाख रुपए हर बार आया, तो हर उस साल में जो 26-27 ऑनवर्ड्स है आपको 1-1 लाख रुपए माइनस करने मिलेगा 5 साल तक, ठीक है। ये तो हो गया प्री कंस्ट्रक्शन। सर पोस्ट कंस्ट्रक्शन क्या होता है? देखो इंटरेस्ट किस दिन तक लगेगा? जिस दिन तक आपने लोन रिपेमेंट नहीं किया। मान लो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद भी तुम लोन रिपेमेंट नहीं कर रहा, अभी भी इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा है, तो तुमको 2 तरह का डिडक्शन मिलेगा आपको। एक आपको प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा, प्लस पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट का भी मिलेगा, ठीक है। तो सोचो तुम्हारा ईयरली इंटरेस्ट 1 लाख था, ठीक है, ईयरली इंटरेस्ट आपका 1 लाख था, उन 5 साल का मिला के आपका 5 लाख रुपया हुआ, डिवाइड बाय 5 1-1 लाख रुपया 5 साल तक आपको मिलेगा, और इंडिविजुअली भी 1 लाख रुपया मिल रहा है जो हर साल का इंटरेस्ट है, ठीक है। तो 2-2 लाख रुपए करके आपको हर साल डिडक्शन मिलते रहेगा। 5 साल के बाद 1 लाख रुपए खत्म हो जाएगा क्योंकि 5 इंस्टॉलमेंट्स ओवर, और बाकी का टाइम कंटिन्यू होता रहेगा 1-1 लाख रुपए करके, ठीक है। तो ये है प्री एक्विजिशन, पोस्ट एक्विजिशन। अब आपको एक चीज समझना है जो मैंने लास्ट क्लास में शुरू किया था, लोन को ना, लोन के इंटरेस्ट को गवर्नमेंट अक्रूवल बेसिस पे अलाउ करता है। रीजन क्या है पता है? ये प्री कंस्ट्रक्शन वाला तो आपने पे पहले किया, तब डिडक्शन आप ले नहीं पाए, ठीक है। और बहुत बार ऐसा होता है कि आप इंटरेस्ट जिस डे पे ड्यू होता है उस डे पे पेमेंट नहीं करते, और फिर क्या होता है उस अमाउंट पे एडिशनल इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है, ठीक है, अगर आप इंस्टॉलमेंट डिफॉल्ट करते हो। तो गवर्नमेंट ने बोला सिंप्लिसिटी के लिए ऐसा करो कि इंटरेस्ट हम एक ही बार अलाउ करेंगे जिस टाइम पे अक्रू हो रहा है, सिंपल, वेदर आप पे कर रहे हो या नहीं कर रहे हो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब म्युनिसिपल टैक्स का लॉजिक क्या है? म्युनिसिपल टैक्स तब तक नहीं आएगा जब तक हाउस प्रॉपर्टी ना हो।
जब तक प्रॉपर्टी ही नहीं बनेगा तब तक म्युनिसिपल टैक्स का सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। तो सिंस प्रॉपर्टी बन चुका होगा तभी म्युनिसिपल टैक्स आएगा। दे आर सेइंग पे इट ऑन कैश बेसिस। आप पेमेंट करोगे तो माइनस करने देंगे, नहीं पेमेंट करोगे नहीं माइनस करने देंगे। सोचो ऐसा ही उन्होंने इंटरेस्ट ऑन लोन पे भी लिख दिया होता तो वो जो पहले 5 साल के इंटरेस्ट ऑन लोन था ना प्री एक्विजिशन पीरियड का, वो आप पोस्ट में ले ही नहीं पाते, बिल्कुल नहीं ले पाते, क्योंकि वो अक्रूवल बेसिस पे नहीं कैश बेसिस पे होता। अब आपको रीजन समझ में आया क्यों म्युनिसिपल वैल्यू कैश बेसिस पे है और क्यों इंटरेस्ट ऑन लोन अक्रूवल बेसिस पे है। अब आइए थोड़ा प्री और पोस्ट की कहानी देखते हैं। देखो क्या लिखता है प्री कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन इंटरेस्ट। एक्विजिशन तब होगा जब आपने घर खरीद रहे होंगे, कंस्ट्रक्शन तब होगा जब आप घर बना रहे होंगे, सिंपल। इट इज द इंटरेस्ट पेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन और परचेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन, पीरियड को अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है। सेम शैल बी अलाउड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स फ्रॉम इनकम फ्रॉम एचपी पोस्ट कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन। मतलब एक्विजिशन के बाद 5 साल तक वो अलाउड होगा मेरे को, ठीक है, जितना भी अमाउंट हम कैलकुलेट किए। जैसे देखो यहां पे हम लोग ने एक एग्जांपल दिया, सपोज एक लोन अमाउंट है 14 लाख रुपीस, ठीक है, सपोज एक लोन अमाउंट है 14 लाख रुपीस और ये लोन मैंने लिया है 1/12/2016। ये कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल है, प्लीज ध्यान से देखिएगा, आपका सारा लॉजिक यहां क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक लोन है और लोन मैंने लिया है 1/12/2016 को। लोन का जो रीपेमेंट है वो मैंने इन इंस्टॉलमेंट्स में किया है, एक बार देख लीजिए, 1/4/2017, 1/10/2018, 1/10 इज 1 अक्टूबर, 1/1/2020। इंस्टॉलमेंट कितना है? 3 लाख, 4 लाख और 2.5 लाख। ये इतना मैंने प्रिंसिपल अमाउंट रिपेमेंट किया है। इंटरेस्ट तो अलग पेमेंट कर ही रहा हूं, प्रिंसिपल अमाउंट भी पेमेंट कर रहा हूं। बोल रहा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द प्रीवियस ईयर 1920। एक बात ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आपको सिर्फ 1920 ही बोलेगा, मतलब करंट ईयर का ही बोलेगा। फिर भी आपको ये कैलकुलेशन प्री वाली करनी पड़ेगी, वो इंस्टॉलमेंट अमाउंट ढूंढने के लिए। आपको ये कभी नहीं बोलेगा कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑफ द पास्ट 5 ईयर्स, कभी नहीं बोलेगा। पर आपको करंट ईयर का निकालने के लिए वो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट पता करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे भी मेरे को सिर्फ 1920 बोला तो हम सिर्फ 1920 निकालते हैं, नहीं, इनका भी तो इफेक्ट आएगा ना प्री पीरियड का। फॉर द ईयर 1920 कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ है? 14/2/2020। अब ध्यान, 14/2/2020। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट किस दिन से होता है? डेट ऑफ लोन टेकन। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट कहां से होता है? डेट ऑफ लोन टेकन। खत्म कहां पे होता है? खत्म कहां पे होता है? खत्म कहां पे? वेयर डज इट एंड? फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर वेयर कंस्ट्रक्शन वॉज कंप्लीटेड। फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर वेयर कंस्ट्रक्शन वॉज कंप्लीटेड। फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर वेयर कंस्ट्रक्शन वॉज कंप्लीटेड। हर एक ईयर का, प्रीवियस हो या असेसमेंट, फर्स्ट डे क्या होता है? 1 अप्रैल, ठीक है। कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ है? 14/02/2020। कौन सा प्रीवियस ईयर है? खाली इतना क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कौन सा प्रीवियस ईयर है? 1920। ये खत्म हो जाएगा 31/3/2020 बच्चा, 31/3/20 को खत्म हो जाएगा। तो ये प्रीवियस ईयर का फर्स्ट डेट क्या होगा? 1/4/2019। क्या होगा? 1/4/2019। मतलब प्री का पीरियड कहां से कहां तक होगा बेटा? 1/12/2016 से 1/4/2019 तक। 1/12/2016 से 1/4/2019 तक। अब ये एग्जाम्पल ना एकदम सिंपल हो सकता था अगर रखना चाहते हम तो। कैसे? हम बस ये देता, ये आपको देता ही नहीं, तो आप क्या करते हैं बताते हैं। आप इस डेट से 1/4/2019 तक मंथ्स काउंट करिए, कितना होता है? 18-19 एक पूरा साल आएगा, 17-18 पूरा साल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 24 मंथ्स हो गया, ठीक है। फिर ये 17-18 हो गया, फिर इधर ये 16 का 12 को लिया है, तो वहां पे 3 मंथ्स, जनवरी फरवरी मार्च,
तो 24, 27 और इधर एक मंथ 28 मंथ्स आएगा। अगर मैंने ये नहीं दिया होता तो इतना सिंपल होता, आप 14 लाख रुपीस पे 28 मंथ्स के लिए, ठीक है, 12% पे इंटरेस्ट निकालते, डिवाइड बाय 5 करते, आपका आंसर आ जाता। क्या करते? 14 लाख रुपीस पे, रुकिए मैं एक बार कैलकुलेटर ले आता हूं, मैं आपको निकाल के दिखा देता हूं। तो आप 14 लाख रुपीस पे सीधा 28 मंथ्स के लिए 12% निकालते और आपका आंसर आ जाता 3,92,000 और इसको आप डिवाइड कर देते, डिवाइड बाय 5 और हर साल का इंस्टॉलमेंट हो जाता 78,400। ठीक है, मैं फिर से दिखा देता हूँ। 14 लाख रुपीस, ठीक है, 14 लाख रुपीस सीधा 12%, 14 लाख का 12% हो गया क्या बोलते हैं 1,68,000 इंटू 28 मंथ्स डिवाइड बाय 12, 392 आ गया। इसको आप डिवाइड बाय 5 कर देते, आपका हर ईयर का इंस्टॉलमेंट आ जाता 78,400। ठीक है, पर मैंने क्योंकि ये दे दिया है बीच में कि कितना कितना लोन रिपेमेंट हुआ है, तो इंटरेस्ट तो सिर्फ आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे लगेगा, तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी ट्रिकी हो गई। पर इस तरह के सम्स ही पेपर में आते हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअली एक पेपर का ही सम्स है। आइए, अब जो बच्चे लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है, वो लोग एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे स्क्रीन पॉज करके ये सम खुद सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये सम आप खुद सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पॉज करके, और उसके बाद मेरा आंसर चेक कर सकते हैं। और बाकी जो मेरे शैतान बच्चे लोग हैं जिन्हों को वही कॉपी करना है जो सर ने लिखा है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। मेरे को अपने शैतान बच्चे लोगों का भी तो ध्यान रखना है। आइए, सबसे पहले प्रीवियस ईयर लिखिएगा, इसी फॉर्मेट में करिएगा, नीट लगता है। 16-17 ईयर में कितना मंथ्स था? दिसंबर 1/12/2016 को लोन लिया गया था ना, तो 16-17 प्रीवियस ईयर में कितना दिन हुआ? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अच्छा, अब किसी के दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है, सर समझिए हम लोग को मिड ईयर दिया हुआ 15 डेज दिया हुआ, तो आप पूरा का पूरा कैलकुलेशन डेज में कर लीजिएगा अगर मंथली नहीं दिया हुआ है तो, क्योंकि मंथ्स में दिया तो मैं मंथ्स में कर रहा हूँ, वरना आप डेज में कर दीजिएगा पूरा कैलकुलेशन। मान लीजिए अगर 15 करके दिया होता तो मैं डेज लेता, जनवरी का डेज, फरवरी का डेज, मार्च का डेज और दिसंबर 15। ठीक है, पर क्योंकि मंथ में दिया है तो इट इज इजी। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 मंथ्स, 14 लाख पे 12% इंटू 4/12, 56,000। अब कर सकते हैं अपने कैलकुलेटर। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? लोन रिपेमेंट हुआ। कब रिपेमेंट हुआ? 1 अक्टूबर को, नहीं सॉरी, 1/4/2017 को इन्होंने 3 लाख रुपए वापस कर दिए। इन्होंने 3 लाख रुपए वापस कर दिए, तो 14 लाख में से 3 लाख जाएगा तो कितना बचेगा? 11 लाख रुपीस। 11 लाख रुपीस, और ध्यान रखिएगा 11 लाख रुपीस बचेगा, और फिर उस साल में कोई पेमेंट नहीं है। अगला पेमेंट हुआ है अक्टूबर में 2018 में। 17-18 ईयर सिर्फ 31 मार्च तक है, वहां कुछ नहीं हुआ। तो 11 लाख पे सीधा सीधा 12%, 1,32,000। ठीक है, 1,32,000। नेक्स्ट, 18-19 के ईयर में आपकी जो लोन की रीपेमेंट हुई है 18-19 में, वो लोन की रीपेमेंट कब हुई है? 1/10/2018 को। ठीक है, मतलब 1 अक्टूबर को। मतलब कितने मंथ्स के लिए 11 लाख रुपीस ड्यू था? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है, और अक्टूबर क्योंकि 1 है तो 6 मंथ्स के लिए ड्यू था। तो आप 11 लाख पे 6 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट निकाले, वो आपका आया, मतलब एक अमाउंट आएगा, जिसे मैं बता देता हूँ कितना अमाउंट आएगा। वो मैंने एक्चुअली दोनों ऐड करके साथ में लिख दिया है। अगर आप इस पे निकालते हो तो आपका अमाउंट आएगा 66,000। ठीक है, आपका अमाउंट आएगा 66,000। अब फिर इसने रिपे कितना कर दिया? अक्टूबर में ही रिपे कितना कर दिया? 4 लाख रुपीस रिपे कर दिया बच्चा। तो 11 लाख में से 4 लाख गया, बचा 7 लाख। तो अब बाकी का 7 लाख पे अगर आप लगाते हो 12%,
6 मंथ्स के लिए तो आता है 42,000 प्लस 66 हो जाएगा 1,08,000। अब आपको अगर ध्यान हो, आपका प्री का पीरियड खत्म कब हुआ था? याद करिए, आपका प्री का पीरियड खत्म कब हुआ था? 31/3/2019 को खत्म, या तो 1 अप्रैल 2019 को खत्म, क्योंकि उसी ईयर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था 1920 के ईयर में। तो यहां तक आपका प्री का आंसर आया है, यहां तक। अब आप क्या करिएगा, 56,000 प्लस 1,32,000 प्लस 1,08,000 आया 2,96,000 डिवाइड बाय 5, 59,200। ये 59,200 कैसे आया बच्चा? फिर से 56,000 प्लस 1,32,000 प्लस 1,08,000 डिवाइड बाय 5, 59,200। ये हो गया प्री का। आगे आने वाले 5 साल में हर साल में 59,200 आपको अलाउड होगा, ठीक है। अब आता है पोस्ट, क्योंकि इसने लोन रिपेमेंट थोड़ा थोड़ा करके दिया। अब 1920 ईयर में 7 लाख कितने दिन के लिए ड्यू था? अगला लोन रिपेमेंट हुआ है 1/1/2020 को, 1/1/2020 को, मतलब 1 जनवरी को। कितने मंथ्स तक ड्यू था? 9 मंथ्स तक बाकी का अमाउंट ड्यू था। उसके बाद इसने 2,50,000 पेमेंट किया। तो आइए, ठीक है, 4,50,000, हाँ, ये 7 लाख रुपीस 9 मंथ्स तक ड्यू था। तो 7 लाख पे अगर आप 12% निकालते हो बच्चा 9/12 के लिए, तो आता है 63,000। ऊपर वाला आएगा 63,000। अब उसके बाद ये 2,50,000 पे कर दिया, तो 7 लाख माइनस 2,50,000 इज 4,50,000। उस पे बचा हुआ 12% आपने लगाया रिमेनिंग कितने मंथ्स के लिए? रिमेनिंग 3 मंथ्स के लिए। क्या बोला? 4,50,000 पे 12% निकाल के आपने लगाया बच्चा रिमेनिंग 3 मंथ्स के लिए, तो वो आया 13,500। दोनों अमाउंट ऐड करके ऊपर था 63,000, नीचे 13,500, आया 76,500। तो इस साल में आपको कितना मिलना चाहिए? 76,500 प्लस 59,200। आपका काम यहां पे ही खत्म हो जाएगा 135,700 निकालने के बाद। अगर ये प्रॉपर्टी लेट आउट है, या इवन अगर ये प्रॉपर्टी डीम टू बी लेट आउट है, तो आप बस इतना निकाल दो और ये वाले को उठा के जाके सम के वैल्यू में लिख दो माइनस करके, आपका काम खत्म, बस और कुछ नहीं करना। बट लेट्स सपोज कि ये सिर्फ मैं सपोज के लिए बोल रहा हूं, डीमिंग फिक्शन बोल रहा हूं, ठीक है, कि लेट्स सपोज ये सेल्फ ऑक्यूपाइड होता, ठीक है, लेट्स सपोज ये प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड होता, तो आप क्या करते? क्योंकि ये 30,000 को एक्सीड कर रहा है, तो आपको क्या देखना पड़ता? क्या देखना पड़ता बच्चा, बोलो क्या देखना पड़ता? कि 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। जैसे पहली, लोन क्या 1/4/1999 के बाद लिया गया है? हाँ, सेटिस्फाइड। दूसरा, लोन लेने से कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन 5 साल में कंप्लीट हो जाना चाहिए। जिस प्रीवियस ईयर में लोन लिया है उसके एंड से 5 इयर्स। हम लोग ने कौन से प्रीवियस ईयर में लोन लिया था बच्चा? 16-17 में। उसके एंड से 5 इयर्स कहां होगा? 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22। लेकिन हमारा कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हो गया? 1920 में। बस, तो दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाइड, ठीक है। और तीसरा कंडीशन क्या था? कि कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी के लिए लिया होना चाहिए। एग्जाम में जब तक कुछ अलग पर्पस ना लिखा हो कि उसने कंस्ट्रक्शन या रिपेयर के अलावा कोई चीज में यूज किया, तो आप हमेशा अज्यूम करोगे दैट ही हैज यूज्ड द मनी फॉर कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन या रिपेयर, वरना तो फिर सम बन ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो वो तो अज्यूम्ड रहता है कि उसी पर्पस के लिए यूज किया होगा, अनटिल अनलेस वो आदमी बहुत ही गलीज किस्म का ना हो जो होम लोन के पैसे से कार खरीद ले, ठीक है। आइए, यहां मैंने लिख दिया ये कैसे आया था। अब देखिए, मैंने ये पूरी की पूरी डेट लिख दी आपके लिए। प्री कंस्ट्रक्शन कहां से होगा? डेट ऑफ लोन से टू द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर वेयर द कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड। ये होगा प्री का पीरियड। देखिए, प्री के नीचे लिखा, ठीक है। उसको आपको 5 इंस्टॉलमेंट में देना है, वो भी लिख दिया।
पोस्ट का पीरियड कहां से होगा? जहां प्री खत्म होगा वहां से पोस्ट। फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर व्हेन कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड टू द लोन रीपेड। जब तक आप लोन वापस नहीं करोगे तब तक प्री का पीरियड कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। ठीक है, आपके लोन रीपेमेंट करने के बाद ही आपका प्री का पीरियड ओवर हो सकता है, उसके पहले आपका प्री का पीरियड ओवर नहीं हो सकता। तो ये एक पोर्शन हम लोग ने खत्म कर लिया। आइए अब आगे चलते हैं। ये हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन था। ठीक है, अब हम लोग कुछ नॉर्मल बातचीत करेंगे। अब बेसिकली हम लोग कॉन्सेप्ट्स डील करेंगे। ठीक है, मैंने लास्ट डे आपको एक चीज समझाई थी। दो तरीके होते हैं रेंट ना मिलने के। ठीक है, एक होता है कि वो आदमी घर पे था, ठीक है, पैसा मांग रहा है, पैसा नहीं दे रहा है। वो आदमी घर में है, पैसा मांग रहे हैं, पैसा नहीं दे रहा। ठीक है, हम उसको प्रॉपर्टी से निकाल दिए हैं, ठीक है, और बोल रहे हैं जितना पीरियड रहे हो उतना का पैसा दो, नहीं दे रहा। ठीक है, मतलब वो ना, मतलब हमारे बीच टेंशन डेवलप हो गई है, जोर जबरदस्ती कर लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन वो आदमी पैसा नहीं दे रहा। उस तरह के पैसे को हम लोग बोलते हैं अनरियलाइज्ड रेंट। द रेंट विच कुड नॉट बी रियलाइज्ड, द रेंट विच कुड नॉट बी रियलाइज्ड। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि वो इंसान घर में है ही नहीं। जब एक इंसान घर में है ही नहीं तब वो रेंट नहीं देगा। मान लो वो 2-3 महीने के लिए अपने होम टाउन वापस चला गया तो वो रेंट नहीं देगा। उसको हम लोग बोलते हैं वेकेंसी। मतलब जब पैसा मिलने का हक ही नहीं था और नहीं मिला, वो है वेकेंसी। जब पैसा मिलने का हक था लेकिन नहीं मिला, वो है अनरियलाइज्ड रेंट। मतलब हक है, नहीं मिल रहा है, अनरियलाइज्ड रेंट। हक ही नहीं है तो फिर हो जाएगा वेकेंसी। ठीक है, दोनों में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, दोनों अलग है। खाली एक बात फर्क है, वो जो आपकी सोच है ना एनुअल रेंट रिसीवेबल की, इतना पैसा मिलना चाहिए, ये लोग दोनों मिलके कम कर देते हैं उसको और बना देते हैं एनुअल रेंट रिसीव्ड। ठीक है, जब याद है वो जो एग्जांपल में हम लोग ने किया था, देखो यहाँ पे दिखा देता हूँ। याद है क्यों बोलूं, याद तो हम लोगों को कुछ नहीं रहता सर। कल क्या खाया था वो याद नहीं रहता, आप इतना दिन का बात कर रहे हैं। ये मेरी सोच थी, याद है, एनुअल रेंट रिसीवेबल इतना मिलेगा मेरे को। वेकेंसी 2 महीना, वो रहा नहीं 2 महीना घर में, 18,000। अनरियलाइज्ड रेंट 3 महीना का पैसा दे नहीं रहा है, लेस होके। मेरी सोच को जो चीज कम करती है वो है वेकेंसी और अनरियलाइज्ड रेंट, और सच में बदल देती है। और सच हमेशा कम होगा सोच से। ठीक है, आइए ठीक है, अब आगे आते हैं। तो ये जो अनरियलाइज्ड रेंट है आपको माइनस करने मिलता है। ठीक है, मैंने दिखाया ना वो एक्चुअल रेंट रिसीवेबल से माइनस करने मिलता है। कब माइनस करने मिलेगा? जब आपने रूल 4 सेटिस्फाई किया। ये सेम रूल है जो हम लोग ने म्युनिसिपल टैक्स में बोला था। म्युनिसिपल टैक्स इज ऑल्सो कवर्ड अंडर रूल 4, अनरियलाइज्ड रेंट इज ऑल्सो कवर्ड अंडर रूल 4। दोनों रूल 4 में आते हैं। ठीक है बच्चा, आइए पहला क्या बोला, कंडीशन दैट द टेनेंसी शुड बी बोनाफाइड। मतलब आपके बीच में एक टेनेंसी अग्रीमेंट होना चाहिए, मतलब लिखित बात होनी चाहिए। मुंह से बोलने पे आपने किसी को घर पे रख लिया वो नहीं चलेगा। देयर शुड बी अ टेनेंसी अग्रीमेंट। प्रूफ होना चाहिए कि ये आदमी इस घर में रहा था, ठीक है, और इस बात का भी प्रूफ होना चाहिए कि ये आपको रेंट देता है और इस महीने रेंट नहीं पेमेंट किया। ठीक है, वो ड्यू स्लिप होता है ना, वो उस पे स्लिप पे अगर पेमेंट हो जाता है तो पेड लिखा रहता है, नहीं पेमेंट होता है तो ड्यू लिखा रहता है, तो वो प्रूफ होता है। तो देयर शुड बी अ टेनेंसी अग्रीमेंट। इट शुड बी बोनाफाइड, मतलब ट्रूथफुल, ऑनेस्ट, जेन्युइन, सब सिनोनिम्स दे रहा हूं। प्रॉपर्टी वेकेटेड होना चाहिए। मतलब क्या है, जब कोई आदमी हमको मेरा हक का पैसा नहीं देगा, हम उसको घर पे रहने नहीं दे सकते, हमको उसको घर से निकालना पड़ेगा। ठीक है, तभी वो अनरियलाइज्ड रेंट में को माइनस करने। ऑब्वियसली यार, तुम आप किसी को अपने घर पे रखे हो, रेंट नहीं दे रहा वो, फिर भी आप रखे रहोगे, आप धक्के मार के निकालोगे ना उसको। तो इनकम टैक्स अथॉरिटी को ये चीज जेन्युइनली फील होना चाहिए कि आपको रेंट नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टैक्स प्लानिंग हो सकता है। याद है वोडाफोन प्लानिंग अवॉइडेंस, यहाँ पे टैक्स प्लानिंग हो सकता है। सर कैसे? मैंने अपने टेनेंट को समझा दिया, ठीक है, कि देख भाई तू घर पे रह, तू मेरे को पैसा दे रहा है, ठीक है, मेरे को पैसा कैश में दे दे, मैं तेरे को रेंटल स्लिप नहीं दूंगा, इनकम टैक्स अथॉरिटी के सामने, ठीक है,
इनकम टैक्स अथॉरिटी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सामने मैं बोल दूंगा कि तूने मेरे को 5 महीने का रेंट दिया ही नहीं है, ठीक है, मैं अपनी इनकम टैक्स लायबिलिटी कम कर लूंगा क्योंकि 5 महीने का रेंट मिला नहीं मेरे को, और तुम मेरे को रेंट दे ही चुके हो ऑलरेडी और तुम घर में रह ही रहे हो, सब खुश। ये प्लानिंग को रोकने के लिए क्या बोला है कि एक तो आपको उसको घर से निकालना है अगर उसने पैसा नहीं दिया आपको, और दूसरा अगर उसने एक प्रॉपर्टी का रेंट नहीं दिया है तो ऐसा हरकत नहीं होनी चाहिए कि आप उसको दूसरी प्रॉपर्टी में जगह देके बैठे हैं, ठीक है। मान लो एक टेनेंट है जिसका एक प्रॉपर्टी का वो रेंट नहीं दिया है, आप उसको अपनी ही दूसरी प्रॉपर्टी में जगह नहीं दे सकते। कौन सा लॉजिकल आदमी देगा? तुम सोचो, एक आदमी है जो तुम्हारे घर में रह रहा हो, तुमको 5 महीने से रेंट नहीं दिया, अब वो बोल रहा है कि भैया एक काम करिए ना, वो वाला जो घर है ना वो भी हमको ही दे दीजिए रेंटल पे, मेरा एक फैमिली रिलेटिव रहेगा वहां पे। आप देंगे उसको? कभी नहीं देंगे, अनटिल एंड अनलेस आप प्लानिंग ना कर रहे हो, ठीक है, प्लानिंग ना करो। उस प्लानिंग को ही काउंटर प्लान करने के लिए ना गवर्नमेंट ने ये सब मेजर डाला है। तो पहला मेजर क्या था? बोनाफाइड होना चाहिए, दूसरा प्रॉपर्टी वेकेटेड होना चाहिए, घर खाली कराना होना चाहिए, और तीसरा क्या बोल रहा है? नॉट ऑक्यूपाइंग एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ द ओनर, मतलब उसी ओनर का जिसका पहला वाला प्रॉपर्टी में वो रह रहा था, टेनेंट जिसका वो रेंट नहीं दिया था, उसी ओनर का कोई दूसरा प्रॉपर्टी का वो टेनेंट नहीं होना चाहिए। और लास्ट 4, ये जो ओनर है उसने सब नेसेसरी स्टेप्स लिए हैं प्रॉपर्टी खाली करवाने के लिए या रेंट रिकवर करने के लिए, उसने सारे स्टेप्स लिए हैं प्रॉपर्टी खाली कराने के लिए या रिकवर करने के लिए। माइंड यू, स्टेप्स लीगल होने चाहिए। ये जो आप टीवी पिक्चर में देखते हैं ना, हिंदी पिक्चर में, कि गुंडा भेज दिया घर में, उठवा लिया, या वो सब वसूली करवा लिया, वो सब नहीं होना चाहिए। दैट इज इलीगल। इट शुड बी वायबल मेथड्स यूज्ड, ठीक है। वायबल मेथड्स कुड बी कोर्ट केस, ठीक है, पुलिस स्टेशन में FIR, दैट आर द वैलिड केसेस। ये नहीं कि घर घुस के उसको मारने लगे, मार के पैसा निकलवा लिया, दैट इज नॉट वैलिड। बट वी एज इंडियंस वी प्रेफर दैट फर्स्ट ऑलवेज, ठीक है। अब ये जो अनरियलाइज रेंट होगा, इसके वजह से आपका टैक्स लायबिलिटी कम हो रहा है। ये आपको समझ में आया बच्चा? टैक्स लायबिलिटी कम हो रहा है। कैसे सर टैक्स लायबिलिटी कम हो रहा है? दिखाता हूं, देखो। देखो यहां पे आपका अनरियलाइज रेंट, ठीक है, अनरियलाइज रेंट एनुअल रेंट रिसीवेबल के नीचे। जस्ट सपोज यहां पे एनुअल रेंट रिसीवेबल 1,20,000 है, ठीक है। तो आपका अगर कोई, क्या बोलते हैं, अगर कोई एनुअल ग्रॉस एनुअल वैल्यू ना होता, मतलब क्या बोलते हैं, अगर कोई बीच में ये चीजें नहीं होती, अनरियलाइज रेंट या वैकेंसी, तो यही आपका एनुअल रेंट रिसीव्ड होता, तो आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना आता? वही 1,20,000, ठीक है। तो आपका NAV भी 1,20,000 आता, और यहां पे आपको 30% डिडक्शन मिल जाता, ठीक है, यहां आपको 30% डिडक्शन मिल जाता। और मान लेते हैं कोई इंटरेस्ट ऑन लोन ना होता, तो फाइनल आंसर इनकम फ्रॉम HP कितना आता आपका? देखिए फाइनल आंसर कितना आता? 84,000। 84,000, तो आपको 84,000 पे टैक्स देना पड़ जाता। सर 84,000 पे तो कोई टैक्स लगता ही नहीं है। मेरे को पता है बच्चा, थैंक यू, मेरे को पता है 250 के ऊपर नहीं लगता, मैं सिर्फ एक आपको चीज बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा थोड़ी ना कि आपकी सिर्फ इनकम फ्रॉम HP होगी, आपकी दूसरी इनकम भी तो हो सकती है। जैसे मेरे केस में इनकम फ्रॉम सैलरी भी है ट्यूशन से, फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी है जो दूसरी तरफ पढ़ाते हैं उससे, ठीक है। तो एक से ज्यादा सोर्सेज तो हो ही सकते हैं। अच्छा आगे आता है। अब मान लो अगर यहाँ पे एक अनरियलाइज रेंट हो जाए तो आपका टोटल टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगा। जस्ट सपोज मैं एक सिंपल चीज लेता हूँ कि 84,000 मेरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पर टैक्स 10% है, तो 84,000 पे 10% कितना होगा? 8,400, ठीक है। अब अगर मान लो यहाँ पे अनरियलाइज रेंट 12,000 होता, देखो फिगर्स चेंज हो गए कि नहीं? अब एनुअल रेंट रिसीव कितना आ गया? 1,08,000। अब अगर एनुअल रेंट रिसीव 1,08,000 है तो ऑब्वियसली ये भी 1,08,000 होगा, क्योंकि वी आर अज्यूमिंग कि एक्सपेक्टेड रेंट कुछ है ही नहीं, जीरो। अगर ये है तो ये भी 1,000
1,08,000 होगा। अब देखो नीचे आंसर चेंज हो जाएगा, 72,000 हो गया। 72,000 पे 10% कितना होगा? 7,200। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। ठीक है, सो दिस प्रूव्स दैट अनरियलाइज्ड रेंट इज रिड्यूसिंग योर टैक्स लायबिलिटी। यही बस समझाने के लिए मैंने ये किया था। ठीक है, कि दैट दिस इज रिड्यूसिंग योर टैक्स लायबिलिटी। जब नेक्स्ट डे हम लोग सम्स प्रैक्टिस करेंगे, आपको मैं नहीं दिखाई दूंगा, मैं इस स्क्रीन पे पूरा का पूरा जूम कर दूंगा, पूरा एग्जैक्टली स्क्रीन पे जूम कर दूंगा और मैं एक्सेल में ही सम्स करूंगा। फॉर्मेट यही रहेगा, हम लोग सम्स पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे और मैं यहाँ पे वैल्यूज बैठाता रहूंगा। आप आराम से कॉपी कर सकते हैं, पॉज करके हम लोग जितने न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं उतने ज्यादा करेंगे हर टॉपिक पे। ठीक है, अब आगे आते हैं वापस, हम लोग पढ़ रहे थे उस पर। ठीक है, तो अब ऐसा भी तो हो सकता है कि कभी इंसान का हृदय परिवर्तन हो जाए, हृदय परिवर्तन हो जाए, मतलब इंसान जो बुरा है वो अच्छा बन जाए। अच्छाई तो कभी भी आ सकती है इंसान में, अच्छाई का कोई समय थोड़ी ना होता, जब जागो तब सवेरा। ठीक है, तो अगर ये अच्छाई आ गई और उस इंसान ने आपको पैसा वापस कर दिया, ठीक है, तो गवर्नमेंट बोलता है जैसे ही तुमको पैसा वापस मिला ना, 25A एक सेक्शन आता है, 25 कैपिटल ए, रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट, तो हमको भी टैक्स चाहिए। हमने बोला क्यों टैक्स चाहिए भैया आपको? वो बोलेगा भैया जब तुमको पैसा नहीं मिला था तो हमने माइनस करके टैक्स कम लिया था ना, तो अब जब तुमको पैसा वापस मिल गया है तो हमको टैक्स दो। इफ यू थिंक इट इज लॉजिकली करेक्ट, इट इज लॉजिकली करेक्ट। आपने पहले उस अमाउंट पे टैक्स दिया नहीं था क्योंकि आपको मिला नहीं, और अब आपको मिल गया तो चुपचाप से टैक्स चुका दो, लड़ाई किस बात का है? बोला ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट ने आपके लिए एक भलाई का काम क्या किया है, याद है आपको? वहां पे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 30%, ये वाला 30%। ठीक है, तो ये तो इसके ऊपर आए वाले हर अमाउंट पे आपको 30% मिल रहा है, मिल रहा है ना, हर आए वाले अमाउंट पे 30%। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला कि जब आपको अनरियलाइज्ड रेंट रियलाइज होगा एक्चुअल में, तो हम लोग 30% माफ कर देंगे। टोटल अमाउंट रिकवर्ड का वी विल ओनली टैक्स 70%। टोटल अमाउंट रिकवर्ड का वी विल ओनली टैक्स 70%, नॉट मोर देन 70%। ठीक है, मैंने नीचे एक एग्जांपल दिया, एक बात याद रखिएगा, उतना ही टैक्सेबल होगा जितना गवर्नमेंट ने पहले अलाउ किया था माइनस करने के लिए। मतलब जितने पे पहले मैंने टैक्स बचाया था उतने पे ही अभी टैक्स दूंगा। कॉमन सेंस, जितने पे बचाया था उतने पे ही दूंगा। पहले 25 माइनस करने दिए थे तो 25 पे ही टैक्स दूंगा। पहले 24 माइनस करने दिए थे 24 पे ही टैक्स दूंगा। पहले मेरा अनरियलाइज्ड रेंट 50,000 था, टेनेंट ने हमको 50,000 नहीं दिया था, टैक्स ने बोला हमसे 25 माइनस करने देंगे, और अब टेनेंट हमको पूरा 50 वापस कर रहा है, तो हम 50 पे टैक्स देंगे कि 25 पे? 25 पे। पहले जितना दिया, पहले जितना माफ किया उतने पे ही अभी देंगे। सिंपल। आइए एग्जांपल देखिएगा, मेरा अनरियलाइज्ड रेंट था 60,000, ठीक है, मेरे को टेनेंट से नहीं मिला था 60,000। गवर्नमेंट बोलता है हम मैक्सिमम अलाउ करेंगे, अलाउड बाय एओ, एओ मींस असेसिंग ऑफिसर, आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट समझो, 35,000 मैक्सिमम हम अलाउ करेंगे। ठीक है, 35,000 मैक्सिमम अलाउ करेंगे। अगर आप 60,000 में से 35,000 माइनस करते हो तो 25 आता है। 25,000 डिसअलाउ कर दिया गया। गवर्नमेंट बोला 25,000 हम नहीं अलाउ करेंगे। हमने बोला ठीक है, तो मतलब इस 25,000 पे हमने टैक्स पेमेंट कर दिया होगा ऑलरेडी, गवर्नमेंट ने माइनस नहीं किया, मतलब ये सोच में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। सोच में मतलब एनुअल रेंट रिसीवेबल में। ठीक है, मतलब यहां पे ऑलरेडी एडेड होगा। यहां आपने मेरे को माइनस नहीं करने दिया, मतलब इसमें ये ऑलरेडी एडेड है। ठीक है, आइए, और मेरे को रिकवरी हो जाती है 52,000 की, तो कायदे से मेरे को टैक्स कितना देना चाहिए? 52,000 माइनस उतना जितना आपने पहले हमको अलाउ नहीं किया था 25,000, और उसका 70%। आप ऐसे भी कर सकते हो सर, 52,000 माइनस 25,000, हम 30,000 लेस कर देते हैं सर, तो भी बात उतना ही आएगा, 18,900। ये आपको गवर्नमेंट को इस अमाउंट पे टैक्स पेमेंट करना है, आपको गवर्नमेंट को इस अमाउंट पे टैक्स पेमेंट करना है। सर सपोज सर पूरा 60,000 रिकवर हो जाता, तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे पूरा 60,000 रिकवर होता तो 60,000 माइनस 25 होता, विच इज नथिंग मोर देन 35,000। 35,000 इंटू 70%। ठीक है,
30% आपको माफी मिलेगी ही मिलेगी। जो भी अमाउंट रिकवर्ड होगा, ठीक है, जो अमाउंट रिकवर्ड होगा माइनस अमाउंट अलाउड अर्लियर इंटू 70%, ठीक है, अमाउंट रिकवर्ड माइनस अमाउंट अलाउड अर्लियर इंटू 70,000। मान लो गवर्नमेंट ने पूरा का पूरा अलाउ कर दिया होता है, यहाँ पे 60 का 60 पूरा अलाउ कर दिया होता है उस साल में, और मान लो सिर्फ 52 रिकवर हुआ, तो पूरा 52,000 इंटू 70% हो जाता। मतलब उस टाइम मेरा टैक्सेबल अमाउंट कितना होता? 36,400, ठीक है, उस टाइम होता 36,400। जैसे अगर ये बीच वाली लाइन होती ही नहीं तो ये होता 36,400। कोई भी कंफ्यूजन हो आप मेरे को पूछ सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हम लोग लेट आउट वाले सेक्शन में आ जाते हैं, ठीक है, लेट आउट वाले सेक्शन में। कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टली लेट आउट। व्हाट इज पार्टली? पार्टली कैन बी एनीथिंग, ठीक है, पार्टली कैन बी वन हाउस प्रॉपर्टी हैविंग 2 फ्लोर्स, वन हाउस प्रॉपर्टी हैविंग 2 फ्लोर्स, एक लेट आउट एक सेल्फ ऑक्यूपाइड, ठीक है। पार्टली कैन ऑल्सो बी वन हाउस प्रॉपर्टी हैविंग 2 रूम्स, हैविंग 2 रूम्स, एक 500 स्क्वायर मीटर एक 500 स्क्वायर मीटर, 500 स्क्वायर मीटर सेल्फ ऑक्यूपाइड, 500 स्क्वायर मीटर लेट आउट। पार्टली लेट आउट एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड में ऑल्सो मीन, ठीक है, दैट आई हैव वन हाउस प्रॉपर्टी इन विच आई वॉज स्टेइंग फॉर 8 months and then I put it on let out for 4 months, ठीक है, 3 तरीके। फोर्थ, it can also be one house property owned by 2 people, co-ownership या joint ownership। कितने तरह के पार्टली हो सकते हैं? एक घर 2 फ्लोर पार्टली लेट आउट, एक घर 2 रूम पार्टली लेट आउट, एक घर 2 ओनर पार्टली, एक घर कुछ महीने के लिए रेंट पे दे दिया, कुछ महीने वहां पे खुद रह रहे हैं, मतलब कुछ महीने सेल्फ ऑक्यूपाइड कुछ महीने लेट आउट, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो सर 4 केसेस हो सकता है, ठीक है, हम लोग ने चारों केसेस को यहाँ पे डिकोड किया। सबसे पहला एरिया वाइज, स्क्वायर फीट। आप क्या करोगे? जो भी वैल्यूज दी हुई है, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, ठीक है, सबको डिवाइड बाय 2 कर दोगे, सबको डिवाइड बाय 2 कर दोगे, ठीक है। कब? मान लो घर बोलता है एरिया वाइज है, हमने दिया है एक एरिया या एक पोर्शन हमने लेट आउट किया है, एक पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाई किया है। तो सेल्फ ऑक्यूपाई का तो हमको पता है जीएवी क्या होता है, नील। तो हम सारे वैल्यूज को डिवाइड कर देंगे 2 से। अगर 2 पार्टीशन है, अगर 3 पार्टीशन है तो 3 से डिवाइड कर देंगे, सारे वैल्यूज को डिवाइड कर देंगे। लेकिन अगर रेंट दिया हुआ है, एक्चुअल रेंट, ठीक है, तो रेंट को डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का रेंट थोड़ी ना होगा, वो तो किसका होगा, खाली वो तो खाली रेंटल प्रॉपर्टी का रेंट होगा। तो रेंट को नहीं डिवाइड करेंगे, बाकी सबको डिवाइड कर देंगे जितना नंबर ऑफ पार्टीशंस है, ठीक है। इवन म्युनिसिपल टैक्स को भी डिवाइड करेंगे, ठीक है, देखो लिखा है मैंने। इफ वन प्रॉपर्टी इज लेट आउट एंड सेल्फ, वन प्रॉपर्टी हम लिख दिया, वन पार्ट लिखना चाहिए था, एरिया वाइज है तो ये पार्ट होगा, प्रॉपर्टी नहीं होगा। is let out or self occupied, all values except actual rent will be divided। हम ये नहीं लिखा डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि हो सकता है उसमें 3 पार्टीशन हो, 4 पार्टीशन हो, तो आपको उतने नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 पार्टीशन है 2 से करेंगे, 3 है 3 से करेंगे, 4 है 4 से करेंगे, हालांकि 2 या 3 से ज्यादा का सम्स नहीं आएगा आपके पास, ठीक है। इवन म्युनिसिपल टैक्स विल बी डिवाइडेड। फिर क्या बोलता है? फ्लोर वाइज सेम ट्रीटमेंट। मान लो फ्लोर वाइज है, फर्स्ट फ्लोर सेल्फ ऑक्यूपाइड, ग्राउंड फ्लोर, सॉरी फर्स्ट उल्टा बोल दिया, ग्राउंड फ्लोर सेल्फ ऑक्यूपाइड, फर्स्ट फ्लोर लेट आउट, सब वैल्यूज हाफ कर लीजिए, ठीक है, रेंट हाफ नहीं होगा, बाकी सब हाफ हो जाएगा। सर 4 फ्लोर है, 3 सेल्फ ऑक्यूपाइड है, ठीक है, 4 फ्लोर है, 3 सेल्फ ऑक्यूपाइड है, 1 लेट आउट है, आपका रेशियो क्या होगा? 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड, 1 डीम टू बी लेट आउट और 1 लेट आउट। तो हर वैल्यू को आप कितने से डिवाइड करोगे? 4 को। रेंट को कितने से डिवाइड करोगे? कुछ डिवाइड नहीं करोगे, रेंट को इंडिविजुअली लोगे। सिंपल बात है, रेंट विल नॉट बी डिवाइडेड। अगर टाइम वाइज है, यहां पे आपको दिमाग लगाना है। टाइम वाइज मतलब क्या? एक ही घर है या एक ही फ्लोर है, ठीक है, या एक ही रूम है, कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम मतलब क्या? 1 दिन भी अगर क्यों ना हो,
कुछ टाइम के लिए, अगर एक दिन भी क्यों ना हो, प्रॉपर्टी लेट आउट है और उसके बाद सेल्फ ऑक्यूपाइड है। जैसे कैसे होता है ये, मान लो मेरा एक घर है, ठीक है, मान लो हम यूएस गया, वहाँ पे जॉब लगा, यूएस में मैं घर खरीदा, ठीक है। अब उस घर को हम ओनरशिप में खरीदा, पूरा का पूरा मेरा है। और हुआ क्या, हमको कुछ रीजंस की वजह से इंडिया वापस आना पड़ा, ठीक है, 5-7 महीने के लिए, 1 साल में। तो उतने टाइम पीरियड के लिए कि घर खाली ना रहे, मैंने वहाँ पे एक टेनेंट रख दिया सिर्फ 5 महीने के लिए। मैंने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करा लिया, बोल दिया सिर्फ 5 महीने ही आप रहोगे। 5 महीने के लिए मैंने वहाँ पे उसको टेनेंट रख दिया। अब क्या हुआ, अच्छा छोड़ो, आप बाहर का मत सोचो, वरना फिर आप रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट में कंफ्यूज हो गए फालतू। आप यही सोचो, ठीक है। मान लो दिल्ली में मेरा जॉब लगा और दिल्ली में मैंने एक फ्लैट खरीदा, ठीक है, पूरा मैंने खरीदा, और मेरे को वापस कोलकाता आना पड़ रहा है क्योंकि फैमिली यहाँ पे 5-7 महीना मेरे को यहाँ पे रहना पड़ेगा, कुछ काम है मेरा। तो मैंने दिल्ली के फ्लैट को वहाँ पे एक मेरे दोस्त को रेंट पे दे दिया 5 महीने के लिए, ठीक है। अब बात यह है, 5 महीने बाद मैं वहाँ रिटर्न करता हूँ तो वो घर खाली कर देता है और 7 महीने मैं फिर उस घर पे रहता हूँ। तो गवर्नमेंट बोलता है हम ये नहीं देखने जाएंगे कि कौन कितना महीना रहा है, ठीक है। वी विल अज्यूम इट, डीम इट दैट द हाउस इज लेट आउट फॉर द इंटायर ईयर। मतलब हम लोग ऐसा डीम कर लेंगे कि पूरे 12 महीने के लिए घर लेट आउट पे था। हमने बोला सर फिर कैलकुलेशन कैसे करेंगे, क्योंकि मेरे पास तो रेंट सिर्फ 5 महीने का है, और अगर आप मेरे से पूरा 12 महीने का रेंट लेते हो ये तो अनजस्टिफाइड है, ठीक है। तो उसने बोला सर आप ये अज्यूम करो कि आपको पूरे 12 महीने का रेंट मिलने वाला था, मतलब आप सोच में लिखो, एनुअल रेंट रिसीवेबल में लिखो 12 मंथ्स, और जो 7 मंथ्स आप उस घर में खुद रहे हो ना आके, उसको वैकेंसी क्लेम कर लो, उसको वैकेंसी क्लेम कर लो। मतलब पूरे 12 महीने का रेंट कितना होगा वो मैं कैलकुलेट करूंगा, और उससे 7 मंथ्स का रेंट माइनस कर दूंगा एज वैकेंसी, तो बचा हुआ 5 मंथ्स का रेंट ही इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, और एक्चुअली में मेरे को सिर्फ उतना ही तो मिला था, ठीक है। और देखो, completely treated as let out, even if let out for a day, the period of self occupied will be taken as vacancy, ठीक है। जो सेल्फ ऑक्यूपाइड पीरियड है उसको हम लोग वैकेंसी की तरह ट्रीट कर लेंगे, ठीक है। ये वाला चीज पे ध्यान देना, हाँ, सेल्फ ऑक्यूपाइड जो पीरियड है उसको हम लोग वैकेंसी की तरह ट्रीट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट सेगमेंट आता है जॉइंट ओनरशिप का। जॉइंट ओनरशिप का सिंपल रहेगा, आप नॉर्मली इनकम फ्रॉम एचपी जैसे कंप्यूट करते हैं वैसे कंप्यूट करेंगे, और जिस रेशियो में भी हाउस प्रॉपर्टी वो लोग ओन करते हैं उस रेशियो में आप उसको डिवाइड कर देना। मान लो वो लोग इक्वली ओन करते हो हाउस प्रॉपर्टी, तो आप उसको इक्वली डिवाइड कर देना लोगों के में। नॉर्मल कंप्यूट करना, डिवाइड जितने जिस ओनरशिप रेशियो में है, 1:1 है तो 1:1 में, 2:3 है तो 2:3 में। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है कॉम्पोजिट रेंट का। व्हाट इज कॉम्पोजिट? कॉम्पोजिट मतलब कुछ मिला हुआ। आजकल लोग कॉम्प्लेक्सेस में रहते हैं, जो रेंटल पेमेंट करते हैं उसमें अदर एमेनिटीज का भी चार्जेस इंक्लूडेड होता है, जैसे स्विमिंग पूल हो गया, गेम्स रूम हो गया, सब मिला के एक मेंटेनेंस चार्ज उन लोगों को पेमेंट करना पड़ता है। तो हम बोल क्या रहे हैं, अगर जो रेंटल इनकम है और जो मेंटेनेंस चार्ज के लिए ओनर ने रिकवर किया है दूसरे से, टेनेंट से, दोनों सेपरेबल हैं कि रेंट इतना है, अदर चार्जेस इतना है, स्विमिंग पूल, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब का खर्चा मिला के 15,000 और रेंट का अलग से खर्चा 20,000, अलग अलग कर सकता है इस 35,000 को, 25 और 15, और बिल में सेपरेटली चार्ज किया गया है टेनेंट से 20,000 एज रेंट, 15,000 एज अदर एमिनिटीज। तो जो रेंट का पोर्शन है वो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर, इनकम फ्रॉम एचपी में, और जो अदर एमिनिटीज का खर्चा है 15,000 वो जाएगा अदर सोर्सेज में। सर अगर सेपरेबल नहीं है, मतलब बिल में सीधा एक ही अमाउंट लिखा है, टोटल अमाउंट रिकवरेबल, रेंट एंड मेंटेनेंस चार्जेस ऐसे करके लिखा है सर, तो पूरा अमाउंट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चला जाएगा, पूरा अमाउंट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चला जाएगा। मतलब अगर सेपरेबल है तो घर का रेंट एचपी, दूसरा चीज अदर सोर्सेज, सेपरेबल नहीं है पूरा अदर सोर्सेज, खत्म। नेक्स्ट सुनिएगा ध्यान से, अगर कोई ऐसी जगह है जहां पे रेंटल इनकम के लिए अदर चीजें प्रोवाइड करना कंपलसरी है, जहां पे रेंटल इनकम के लिए अदर एमिनिटीज प्रोवाइड करना कंपलसरी है, वहां पे पूरी इनकम अदर सोर्सेज में जाएगी। जैसे होटल में,
होटल में अगर अदर सर्विसेज नहीं रहेंगी, खाना नहीं रहेगा, स्विमिंग पूल नहीं रहेगा, टीवी नहीं रहेगा, गीजर नहीं रहेगा, ये सब सर्विसेज अगर अलग से नहीं रहेंगी तो खाली रूम रेंट के लिए कोई पैसा नहीं देगा, ठीक है। अदर सर्विसेज भी चाहिए, एसी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो वहां तो पैकेज वैल्यू आता है ना एक साथ, थोड़ी ना अलग से लिख के देता है आपने एसी चलाया उसका इतना रूम रेंट, एक पर्टिकुलर रूम रेंट रहता है, इट इज नेवर सेपरेबल, इट्स अ टोटल अमाउंट। तो वहां पे पूरा का पूरा होटल है, अगर वो मेरा बिजनेस है काम करना तो चला जाएगा पीजीबीपी में, अगर बिजनेस नहीं है तो अदर सोर्सेज में, लेकिन एचपी में नहीं आएगा। मतलब होटल का टैक्सेशन एचपी में नहीं होगा। इसका और भी एक रीजन है, वो कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट है, और एचपी में खाली कौन सा एस्टैब्लिशमेंट कवर होता है? रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। आइए देखिए, रेंट फ्रॉम एचपी, अगर रेंट ऑफ अदर फैसिलिटीज है, ठीक है, रेंट ऑफ एचपी एंड रेंट ऑफ अदर फैसिलिटीज, तो अगर सेपरेबल है तो रेंट एचपी में जाएगा, अदर फैसिलिटीज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। अगर नॉन सेपरेबल है तो अदर सोर्सेज में ही जाएगा पूरा का पूरा। देखिए, इफ एचपी नॉट फीजिबल विदाउट अदर एसेट देन टोटल रेंट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, एग्जांपल होटल। यहां पे आप अदर सोर्सेज ऑब्लिक देके पीजीबीपी भी लिख सकते हो, पीजीबीपी प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। एक्चुअली मोर नॉलेजेबल पीजीबीपी ही रहेगा। आपके इंस्टीट्यूट मटेरियल में आईफॉस लिखा था इसलिए मैंने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज डाल दिया, पर अगर प्रैक्टिकली प्रैक्टिस में देखें तो हम लोग पीजीबीपी ही लिखते हैं, क्योंकि वो होटल चलाना मेरा बिजनेस है। नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ वेकेंसी। वेकेंसी कौन सा टाइम पीरियड होता है? हाँ, तो वेकेंसी कैसा टाइम पीरियड होता है? इट्स अ टाइम पीरियड व्हेन द प्रॉपर्टी इज वेकेंट। मतलब इस टाइम पीरियड पे प्रॉपर्टी में कोई रह नहीं रहा है, तो रेंटल भी नहीं मिलेगा आपको। सिंस आपको रेंटल नहीं मिल रहा तो द प्रॉपर्टी इज वेकेंट। मैंने एक चीज लिखा है क्या, कि इफ ड्यू टू वेकेंसी, मतलब वेकेंसी के कारण आपका जो एनुअल रेंट रिसीव्ड है, ठीक है, जो एनुअल रेंट रिसीव्ड है वो एक्सपेक्टेड रेंट से कम हो जाता है, ठीक है। मतलब वेकेंसी के कारण अगर आपका एनुअल रेंट रिसीव्ड एक्सपेक्टेड रेंट से कम हो जाता है तो आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू विल बी इक्वल टू एनुअल रेंट रिसीव्ड। क्या बोला? इफ ड्यू टू वेकेंसी योर एनुअल रेंट रिसीवेबल becomes less than expected rent, then GAV is equal to annual rent received। मतलब क्या है? थोड़ी सर्दी हो गई है मेरे को। ठीक है, मतलब क्या है? मतलब जरूरी है। ये देखो मैं समझाता हूं, दो केसेस देखो आप। पहला केस में और दूसरा केस में एक्सपेक्टेड रेंट मैंने सेम रखा है, ठीक है। पहले केस में आपका जो रेंट है वो 1000 पर मंथ है। कैसे पता चल रहा है? रिसीवेबल 12,000 है, डिवाइड बाय 12 मंथ्स इन एन ईयर, रेंट हो गया 1000 रुपया पर मंथ। दूसरे केस में रेंट है 2000 रुपीज पर मंथ, 24,000 डिवाइड बाय 12 इज 2000 पर मंथ। वेकेंसी मैंने दोनों केसेस में 3 मंथ्स लिए, दोनों केसेस पे 3 मंथ्स लिए। अब मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, यहां पे कुछ भी करने से पहले जो आप देख रहे हो, दोनों में से कौन सा बड़ा है? एक्सपेक्टेड रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट बड़ा है। यहां पे दोनों में से कौन सा बड़ा है? एनुअल रेंट रिसीवेबल, ठीक है। याद रखिएगा, यहां क्या बड़ा है? एक्सपेक्टेड रेंट। यहां क्या बड़ा है? एनुअल रेंट रिसीवेबल। ये अभी ही बड़ा है, पहले से ही बड़ा था। वेकेंसी जब माइनस हुआ 3 महीना के लिए, तो 1000 इंटू 3 3000, एनुअल रेंट रिसीव्ड आया 9000, क्योंकि ये पहले ही से ही बड़ा था एनुअल रेंट रिसीवेबल से, तो जो इन दोनों में हायर होगा वही जीएवी होगा। यही हम लोग ने पहले से पढ़ा है, एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट विच एवर इज हायर इज जीएवी। तो यहां क्या वेकेंसी का कोई रोल हुआ? सर कोई रोल नहीं हुआ। रोल कहां होगा वेकेंसी का? यहां पे देखिए बगल में, ये पहले इससे बड़ा था, पर क्योंकि एक टेनेंट ने
3 महीना के लिए घर खाली कर दिया तो 6,000 रुपए हमको मिले नहीं, तो मेरी सोच से सच कितना हो गया? 18,000। अब सुनो, सिंस एनुअल रेंट रिसीवेबल was more than expected rent before vacancy, after minusing vacancy it becomes less than expected rent। मतलब क्या है? पहले मैकेनिक्स समझ लो, फिर लॉजिक समझा देता हूं। पहले बड़ा था, माइनस करने की वजह से इससे छोटा हो गया, तो जो छोटा वाला है वही जीएवी होगा, जो छोटा वाला है वही जीएवी होगा। अब लॉजिक से समझो, गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रहा था कि तुमको 20,000 रुपया रेंटल मिलेगा, तुम बोला नहीं सर 24,000 मिलेगा। आपने बोला नहीं सर हम 24,000 पे रेंट देंगे आपको, हम 24,000 पे टैक्स देंगे आपको। गवर्नमेंट बोला वेरी गुड। फिर क्या हुआ? 3 महीने आपको रेंट मिले ही नहीं, 6,000, ठीक है। तो गवर्नमेंट बोला यार ये आदमी तो जेन्युइन था, ये 24,000 रुपया पहले रेंट बताया था हम लोग को, फिर इसको 3 महीना रेंट ही नहीं मिला, तो अगर उस 3 महीने का भी रेंट हम लोग चार्ज कर लेंगे वो जस्टिफाइड तो होगा नहीं। इसलिए गवर्नमेंट क्या किया, 3 महीना का रेंट तुमको माफ दे दिया, तो 18,000 हुआ। पर अगर तुम अभी यहाँ पे नॉर्मल लॉ लगा दो, नॉर्मल लॉ क्या है? विच एवर इज हायर, तो क्या तुमको कोई बेनिफिट मिला? कोई बेनिफिट नहीं मिला। इसलिए उसने बोला कि जो कम वाला है वो ले लेंगे। पर इस कम करने की वजह क्या होनी चाहिए? वेकेंसी, एकमात्र वजह वेकेंसी। सर अगर वेकेंसी माइनस करने से पहले ही कम है तो फिर नॉर्मल लॉ प्रिवेल करेगा, विच एवर इज हायर। अगर वेकेंसी माइनस करने की वजह से कम हो जाता है, विच एवर इज लोअर। ऐसे याद रख लो, अगर वेकेंसी माइनस करने की वजह से कम होता है तो विच एवर इज लोअर, अगर वेकेंसी माइनस करने की वजह से कम नहीं हो रहा, पहले से ही कम था, तो विच एवर इज हायर। अब फिर से एक बार पढ़ते हैं उसको, क्या लिखा था वहां पे, अब ज्यादा क्लियर होगा। इफ ड्यू टू वेकेंसी, वेकेंसी की वजह से, एंड द एक्चुअल रेंट रिसीव्ड becomes less than expected rent, then the GAV is equal to actual rent received। ठीक है, पहले ज्यादा था, वेकेंसी माइनस करने की वजह से एक्सपेक्टेड रेंट से कम हो जाता है, तो जो GAV है वो उसका जो एक्चुअल रेंट आपको हाथ में मिला है वही GAV बन जाएगा, और वही बाद में आपका इनकम की तरह टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, यही एक कॉन्सेप्ट था वैकेंसी का। पर ये कॉन्सेप्ट लगेगा कब? ठीक है, जब पहले एक्सपेक्टेड रेंट कम था, ठीक है, पहले एक्सपेक्टेड रेंट कम था और बाद में एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा हो जाता है। किस वजह से? वैकेंसी की वजह से। तो यहां पे ना वैकेंसी हैज सच अ मेजर इफेक्ट दैट इट इज ब्रिंगिंग डाउन योर टोटल इनकम। पहले विच यू आर एक्सपेक्टिंग कि ज्यादा मिलेगा, ड्यू टू वैकेंसी इट हैज बिकम लेस। अगर वो पहले से ही कम है तब तो गवर्नमेंट समझ लेगा तुम चीटिंग कर रहा है। 20,000 हम तुमसे एक्सपेक्ट कर रहे, तुम 12,000 ही बोल रहा है, तुम स्टार्टिंग से ही चीटिंग कर रहा है, चीटिंगबाजी कर रहा है, तो गवर्नमेंट तुमको वहां पे बेनिफिट नहीं देगा। यहां तुम इंसाफ की तरह बोला कि सर नहीं हमको 24 मिलना चाहिए, बट मेरे को 6 इस बार मिल नहीं पाया, सो विल गिव यू द बेनिफिट। ठीक है, इसमें थोड़ा और आप, मैं ये है ना इधर, ये वाला भी मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप थोड़ा ये सब चीज सॉल्व करना, थोड़ा और क्लैरिटी आएगा। जैसे देखो यहाँ पे देखो, एक्सपेक्टेड रेंट 100 था, एनुअल रेंट कितना था? 108। ये पहले बड़ा था कि नहीं? इससे नहीं था बड़ा, तो अब माइनस करने से कम हो गया। एक्चुअली एक गलती हो गया छोटा सा, यहाँ पे 100 होगा, ये पहले वाले में आंसर 100 होगा। जैसे देखो आप दूसरे वाले में देखो, दिखाता हूँ, इसको छोड़ दो, फर्स्ट वाले को छोड़ दो, फर्स्ट वाले में यहाँ पे 100 होगा। 148 में बड़ा कौन सा है? 100 पहले से ही बड़ा है, वैकेंसी माइनस किया 44 हो गया, दोनों में से हायर कौन सा? 100 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये पहले इससे छोटा था। इधर देखो, ये पहले इससे बड़ा था, वैकेंसी माइनस करने की वजह से भी अभी तक बड़ा है, तो ऑब्वियसली जो बड़ा है वही आएगा, हायर ऑफ द टू। अगर तुम हायर ऑफ द टू ना भी लो, चलो इधर देखो, दोनों इक्वल है, लेस करने की वजह से 110 हो गया, पहले बड़ा था या इक्वल था, बड़ा था या इक्वल था, सेम ट्रीटमेंट,
लेस वैकेंसी की वजह से कम हो गया, तो जो कम है वो आएगा जीडीपी। खाली ऊपर वाले को हम लोग को करेक्ट करना है। ये वाला जो होगा ना, ये वाला, ये वाला पोर्शन, ये 100 होगा, ठीक है, ये वाला पोर्शन 100 होगा, बस इतना सा चीज देख लेना। आप अपने में करेक्शन कर लेना, ठीक है। अब एक थ्योरी का कॉन्सेप्ट आता है लास्ट में, छोटा सा, और क्लास खत्म हो जाएगा। तो टोटल थ्योरी कॉन्सेप्ट है डीम डोनर का। मतलब किसको हम लोग डीम डोनर मानेंगे, मतलब ओनर कौन मानेंगे प्रॉपर्टी का, किसको। ये क्या बोलता है, प्रोविजन एकदम सिंपल सा है। सपोज एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को, या एक वाइफ ने अपने हस्बैंड को एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया, हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया, ठीक है, विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। जब हम बोल रहे हैं विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, इसका मतलब है कि सपोज 20 करोड़ का प्रॉपर्टी था, ठीक है, 1 करोड़ रुपए में दे दिया इन एडिक्वेट कंसिडरेशन, या 20 करोड़ का प्रॉपर्टी था फ्री में दे दिया, तो भी इन एडिक्वेट कंसिडरेशन, ठीक है। तब तो कंसिडरेशन है ही नहीं। नो कंसिडरेशन का मतलब होता है बिना किसी पैसा के, और इन एडिक्वेट कंसिडरेशन का मतलब होता है कम पैसा के लिए, ठीक है। अगर दे दिया, या तो अपनी बीवी या हस्बैंड वाइफ ने एक दूसरे को दिया, या किसी माइनर चाइल्ड को दिया। किसको दिया है, माइनर चाइल्ड को दिया। उस केस में क्या होगा, जो प्रॉपर्टी का ट्रांसफरर है ना, मतलब जो आदमी जो दे रहा है प्रॉपर्टी, उसी को डीम डोनर माना जाएगा। मतलब ये डीम डोनर क्यों इंपॉर्टेंट है, रेंट किसी को भी मिल रहा हो, टैक्सेबल उसी के हाथ में होगा। रेंट किसी को भी मिल रहा हो, टैक्सेबल उसी के हाथ में होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग लिटिल 1 घंटा के ऊपर जा चुके हैं थोड़ा सा, तो मैं आज इस टॉपिक को छोड़ देता हूँ, कॉन्सेप्ट ऑफ डीम डोनर। नेक्स्ट डे सम्स करने से पहले थोड़ी देर के लिए तो मैं आपके सामने आऊंगा ना, तब मैं ये टॉपिक आपके साथ कर दूंगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ डीम डोनर, ये पूरा थ्योरी कॉन्सेप्ट है। अब मैं आज आपको सम्स शेयर कर दूंगा, आज ही सम्स शेयर कर दूंगा। ये वाला पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, ठीक है, ये वाला भी, और एक ये पीडीएफ भी है, ठीक है, एचपी के बड़े बड़े क्वेश्चंस, ठीक है, ये भी शेयर कर दूंगा आपके साथ। तो आप क्या करिएगा, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अगर आप कर पाए वेल एंड गुड, नहीं भी कर पाए तो मैं अगले क्लास में ये करूंगा, ठीक है। पर आप अगर खुद से ट्राई करेंगे ना तो बेटर रहेगा पहले, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। आप लोग ने बहुत सारा प्यार दिखाया मेरे पहले वीडियो में, बाकी सब वीडियो में, और स्पेशली उस वीडियो में जहाँ पे मैंने कंपैरिजन किया था, ठीक है। और इस हफ्ते का जो मोटिवेशन लेक्चर आने वाला है, स्टे ट्यून, वो और भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर है, जिसको आप डेली लाइफ में इग्नोर करते हैं, और जब आप उसको सुनेंगे ना, आपको ऐसा लगेगा सर बात तो सही है, ठीक है। Thank you so much. Thank you for watching. Have a nice day if you're watching it in a day, or have a nice night. Bye.